नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेकर दोस्तों एक बार फिर उपस्थित हूँ। दोस्तों डीआरडीओ और यूपी आर्मिनल TG2, आप इनमें से किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है और बहुत काम का है। इलेक्ट्रिशियन के इसमें टॉप क्वेश्चंस हमने लिए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएंगे। वैसे किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सो कंप्लीट लास्ट तक आप इसे ज़रूर देखना। पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों को इसे फॉरवर्ड ज़रूर करना। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर करें। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की आप तैयारी करें, हम एक मोस्ट सूटेबल कोर्स आपको यहाँ प्रोवाइड करवाते हैं। ऐप में फ्री प्रैक्टिस टेस्ट उपलब्ध है, हर मंडे फ्री प्रैक्टिस टेस्ट होता है। आप ऐप डाउनलोड कीजिए, फ्री में टेस्ट अटेंड कीजिए, लेकिन याद रहें यदि आप ट्यूसडे को ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको नेक्स्ट मंडे तक इंतज़ार करना होगा टेस्ट के लिए। आइए आज के क्वेश्चनों से हम शुरू करते हैं और नंबर 1 आज का सवाल आपके सामने है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा यूनिवर्सल मोटर की गति नियंत्रण की विधि नहीं है। माय डियर, स्पीड कंट्रोल मेथड पूछा जा रहा है यहाँ आपसे। तो यूनिवर्सल मोटर की गति नियंत्रण की 3 विधियाँ होती है और शायद मैंने आपको तीनों पहले भी कई बार बताई है। कौन कौन सी है दोस्तों, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से याद है। सबसे पहला तो देखो हर कोई जानता है और वो है फील्ड टैपिंग विधि। इसका DC सीरीज मोटर में भी इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2 आता है प्रतिरोध विधि। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि प्रतिरोध विधि का कहाँ उपयोग होता होगा या कैसे उपयोग होता होगा। तो माय डियर, ये वो है जिसमें हम फील्ड वाइंडिंग या यूँ कहें कि सप्लाई के सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगा देते हैं। और दोस्तों जो नंबर 3 मेथड इसमें है अपने पास, वो मेथड है सेंट्रीफ्यूगल मैकेनिज़्म यानी अपकेंद्रीय कुंजी। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सेंट्रीफ्यूगल स्विच तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को हटाने के काम आता है, वो गति नियंत्रण करने के कैसे काम आता होगा। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होता है ये गति के सिद्धांत पर ही आधारित होता है और हम इस तरह से सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाते हैं कि जैसे ही निर्धारित गति से ज़्यादा स्पीड जाती है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाए। सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन होते ही एक रेजिस्टर यानी प्रतिरोधक सर्किट में आ जाता है और वो वोल्टेज को ड्रॉप करवा देता है, जिससे मोटर की स्पीड जो है वो कम हो जाती है या डाउन हो जाती है। जैसे ही स्पीड निर्धारित मान से नीचे आती है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच फिर लग जाता है और मोटर की जो गति है वो फिर से बढ़ने लग जाती है। अब ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच का बार बार मेक और ब्रेक होता है, इसलिए इसके कॉन्टैक्ट पर स्पार्किंग होती है और उस स्पार्किंग को अवॉइड करने के लिए हम उसके समांतर में यहाँ कैपेसिटर भी लगा देते हैं। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, आपसे भी पूछा जा सकता है, सो कंप्लीट आप इसे ध्यान से देखिएगा। सेंट्रीफ्यूगल स्विच के आर पार लगे इस कैपेसिटर का उद्देश्य क्या है? स्पार्किंग कम करना। और सेंट्रीफ्यूगल स्विच से भी गति नियंत्रण होती है, यानी शेडेड पोल मैकेनिज्म नाम से कोई गति नियंत्रण नहीं है। सो आपको इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन भरना था सही उत्तर के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अल्टरनेटर में शून्य लीडिंग पावर फैक्टर के लिए आर्मेचर प्रतिक्रिया कैसी होगी? माय डियर, मैंने आपको बताया और वैसे तो देखो इस टॉपिक पर मैंने बहुत बार जो है ना आपको क्लासेज दी हुई है और आई थिंक आप सभी जानते होंगे, अच्छे से मैंने करवाया भी है। शून्य लीडिंग पावर फैक्टर पर आर्मेचर प्रतिक्रिया के साथ की मैं बात करूं तो अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया जो होती है वो लोड के पावर फैक्टर पर निर्भर करती है और भार के पावर फैक्टर के आधार पर वो 3 तरह की होती है। लीडिंग पावर फैक्टर पर जो होती है दोस्तों उसे बोलते हैं पूर्णतः चुंबकन, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, या मैग्नेटिक बोल सकते हो आप इसे। फिलहाल के लिए आपको यहाँ पर ए उत्तर जो है वो सही करना है, पूर्णतः चुंबकन। दोस्तों बात करूं मैं इसमें और आगे जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा आपको बाकी ऑप्शंस भी बताता आया हूं दोस्तों। यदि हम बात करें पूर्णतः विचुंबकन वाले की, तो ये जो पूर्णतः विचुंबकन वाला आप देख रहे हैं ये होता है जब लैगिंग पावर फैक्टर हो और विकृत जो है इसको हिंदी में विरूपण भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में इसको डिस्टॉर्शनल भी बोलते हैं। ये तब होता है जब
यूनिटी पावर फैक्टर हो, यानी पावर फैक्टर इकाई हो, तब ऐसा होता है। खैर फ़िलहाल के लिए हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, पूर्णतः चुंबकन। भार के साथ पावर फैक्टर बदलता है, जिससे आर्मेचर प्रतिक्रिया बदलती है और वो कुल मिलाकर 3 तरीके की होती है। अगला सवाल, पावर फैक्टर सुधारने के लिए किसका उपयोग नहीं किया जाता है? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि किसका उपयोग नहीं करते हैं। देखो, पावर फैक्टर सुधारने के लिए कैपेसिटर भी लगाते हैं, सिंक्रोनस मोटर भी लगाते हैं और फेज़ एडवांसर भी लगाते हैं। पावर फैक्टर सुधारने के लिए प्रेरित्र बैंक का कोई उपयोग नहीं है, इसलिए उत्तर सही आपका क्या होगा? इंडक्टर बैंक हो जाएगा। प्रेरित्र बैंक का मतलब इंडक्टर बैंक ही बोलते हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पर डिटेल बता देता हूँ, वो ध्यान से देखना। कैपेसिटर जब लगाते हैं तो याद रखें हम इसे स्टैटिक कैपेसिटर बोलते हैं। तो आपसे हो सकता है एक छोटा सवाल पेपर में सीधा पूछ लिया जाए कि एक स्टैटिक कैपेसिटर की यूनिट क्या होती है, या पूरा जब आता है कि पावर फैक्टर सुधारने वाले कैपेसिटर की रेटिंग कैसी होती है, तब तो नो डाउट उत्तर कर सकते हो आप। लेकिन जब लैंग्वेज ये दे दी कि स्टैटिक कैपेसिटर की यूनिट क्या होती है, तो ध्यान रखना है ऐसे में आपको उत्तर करना है kVAR, क्योंकि बच्चों के दिमाग में कैपेसिटर शब्द आता है, वो आगे का स्टैटिक शब्द नहीं देखते हैं और दोस्तों उत्तर कर देते हैं फेराड। एक कैपेसिटर की धारिता जो होती है ना, कैपेसिटी जो होती है, वो फेराड में होती है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि स्टैटिक कैपेसिटर की यूनिट क्या है, उस दौरान आपको kVAR करना है। दोस्तों इसी तरह से सिंक्रोनस मोटर का सवाल आता है, तो याद रखें सिंक्रोनस मोटर के पावर फैक्टर सुधारने के लिए 2 कंडीशन है। एक कंडीशन तो है कि मोटर नो लोड पर होनी चाहिए, शून्य भार पर अगर होगी तो ही पावर फैक्टर सुधारेगी। दूसरा, मोटर की एक्साइटेशन जो है वो निर्धारित मान से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी मोटर ओवर एक्साइटेड होनी चाहिए। सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर कब सुधारती है? जब ओवर एक्साइटेड हो, नो लोड पर हो। ऐसे समय में ध्यान रखना हम इसे सिंक्रोनस कंडेंसर बोलते हैं, और इस समय में इसको भी हम kVAR के रूप में ही लेते हैं। फेज़ एडवांसर दोस्तों फेज़ इम्प्रूवमेंट के लिए ही होते हैं। वास्तव में सिंक्रोनस कंडेंसर और स्टैटिक कैपेसिटर को ही फेज़ एडवांसर कहा जाता है, यानी इनके लिए अलग से कोई नामकरण नहीं है। सो आप इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन ना रखें। फ़िलहाल के लिए आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी करना था कि इंडक्टर बैंक पावर फैक्टर सुधारने के लिए कोई यूज़ नहीं देते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है अपन से। क्वेश्चन कह रहा है कि धनात्मक फेज़ क्रम में जब फेज़ 30 डिग्री पर है R, तो Y कहाँ होगा? सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको बता दूं मैं, धनात्मक फेज़ क्रम का मतलब है कि फेज़ का सीक्वेंस RYB है। ऋणात्मक फेज़ क्रम हो तो BYR होता है, बदला हुआ फेज़ क्रम बोलते हैं उसको। ऐसी सिचुएशन में वो यूँ बोलना चाह रहा है कि R सबसे आगे है और Y उसके बाद में है, B उसके पीछे है। एंड हम सब जानते हैं कि दोनों फेज़ों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 120 डिग्री का, क्योंकि 3 फेज़ सर्किट है। 3 फेज़ में दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 120 डिग्री का है। अब देखो R जो है वो 30 डिग्री आगे चल रहा है। अब आपको ऐसे नहीं तो मैं एक ग्राफ से बता देता हूँ, जिसको अपन एक लाइन के रूप में ग्राफ बनाते हैं, शायद आपको याद आ गया होगा। मान लीजिए हम 2 फेज़ों को इस तरह से बताते हैं। माना कि ये फेज़ कोई एक 0 के सापेक्ष है, तो वो ये कह रहा है कि ये 30 डिग्री आगे चला गया, यानी यहाँ 30 डिग्री है, तो वो दूसरा कहाँ होगा? 90 डिग्री पीछे होगा। तो 30 और 90 दोनों के बीच में हो गया डिफरेंस 120 का, यानी यहाँ पर आपको बी उत्तर करना है कि Y जो है वो 0 से भी 90 डिग्री अभी भी पीछे है। R जो है वो 30 डिग्री आगे है और वो 90 डिग्री पीछे है, इसलिए दोनों के बीच में पूरा डिफरेंस 120 डिग्री का है। बी उत्तर करना है यहाँ पर आपको, एकदम सही उत्तर रहेगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन एक स्थायी विभक्त कला मोटर का
भाग नहीं है। स्थायी विभक्त कला का मतलब समझ रहे हो क्या? सिंगल फेज परमानेंट कैपेसिटर मोटर। देखो ध्यान से, स्थायी कैपेसिटर मोटर की बात कर रहा है दोस्तों। देखो जब कैपेसिटर, स्थायी कैपेसिटर की बात आती है ना, तो इस मोटर में कैपेसिटर, स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग तीनों पूर्ण रूप से लगे रहते हैं। वो स्टार्टिंग में भी काम करते हैं और रनिंग में भी काम करते हैं। इस मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होगा तभी तो कैपेसिटर हटेगा नहीं ना। इसमें कैपेसिटर परमानेंट रूप से लगा रहता है। देखो रोटर केज टाइप होता है, कैपेसिटर स्थायी रूप से लगा रहता है, इसलिए पावर फैक्टर भी उच्च है। स्टार्टिंग वाइंडिंग भी इसके सर्किट में होती है। और बात की जाए यदि इसमें कैपेसिटर होता कौन सा है, तो जनरली हम इसमें पेपर कैपेसिटर काम में लेते हैं। छत पंखे के मामले में 2.5 माइक्रोफेरेड का होता है, लेकिन रेंज के रूप में अगर बताया जाए तो 2.5 से 4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर काम में लेते हैं। सी उत्तर कर देना। सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं देखा जा सकता, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल स्विच की कोई ज़रूरत हमें है ही नहीं। अगला सवाल, एक बीजेटी के दोनों जंक्शन जब फॉरवर्ड में हो तो इसके परिचालन को क्या कहा जाएगा? दोस्तों बीजेटी का ऑपरेशन जनरली 4 तरीके से होता है। मैं आपको चारों ही बता रहा हूँ। कट ऑफ मोड, सैचुरेशन मोड, फॉरवर्ड एक्टिव, रिवर्स एक्टिव। कट ऑफ मोड में दोनों जंक्शन रिवर्स में होते हैं। सैचुरेशन में दोनों फॉरवर्ड में होते हैं। फॉरवर्ड एक्टिव में पहला जंक्शन फॉरवर्ड में और दूसरा जंक्शन रिवर्स में होता है, जबकि रिवर्स एक्टिव में पहला जंक्शन रिवर्स बाइस में और दूसरा जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बाइस में होता है। दोनों फॉरवर्ड में है, इसका मतलब अभी ये हमारा क्या कहलाएगा? संतृप्त क्षेत्र में कहलाएगा। बी उत्तर आपको यहाँ सही करना है। और जो एक्टिव मोड में परिचालन है वो सबसे ज़्यादा होता है। पेपर में सवाल पूछा जाता है, एक बीजेटी को एम्पलीफायर के रूप में जब आपको यूज करना हो, इस्तेमाल करना हो, तो वो किस मोड में चलाई जाती है? तो एक्टिव मोड में इसका परिचालन किया जाता है। 2 जंक्शन होते हैं बीजेटी में, 3 टर्मिनल होते हैं। अगर कोई आपसे बीजेटी में टर्मिनल के बारे में पूछे तो ध्यान रखना है, एक बीजेटी में 3 टर्मिनल होते हैं, 3 सिरे होते हैं। तो फिलहाल के लिए हमें बी ऑप्शन ही करना है। सैचुरेशन फील्ड इसका सही उत्तर रहेगा। आगे देखो, इंडक्शन वाटमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? देखो 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, इंडक्शन भी दिया हुआ है और वाटमीटर भी दिया हुआ है। इंडक्शन दिया हुआ है इसलिए एसी शब्द आएगा, और वाटमीटर है तो फिर वो पावर का मापन करता है। बी उत्तर सही होगा। एसी की पावर नापने के लिए हम उसे इस्तेमाल करेंगे। एसी वोल्टेज के लिए आएगा तो फिर वो वोल्टमीटर होता, डीसी वोल्टेज के लिए है तो वोल्टमीटर होता। यानी इंडक्शन टाइप है तो केवल एसी पर काम में लेंगे, और वाटमीटर है इसलिए वो पावर का मेजरमेंट करते हैं। सी उत्तर सही रहेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। वैसे याद रखना है कि इंडक्शन जो मीटर होते हैं सबसे ज़्यादा इसी मीटर के प्रकार होते हैं। यानी ये एम्पीयर मीटर में भी उपलब्ध है, वोल्ट मीटर में भी है, वाट मीटर में भी है और एनर्जी मीटर में भी है। अगर यहाँ पर आपको एसी डीसी दोनों पावर के लिए ऑप्शंस की हम बात करते तो फिर आपका इंडक्शन नहीं, या तो मूविंग आयरन मीटर होता, तब हम इसका इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन मूविंग आयरन जो होता है वो जनरली एम्पीयर मीटर और वोल्ट मीटर के रूप में होता है। तो फिर हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन बच जाता है वो डायनेमोमीटर का है। यानी डायनेमोमीटर वाटमीटर अगर होता तो वो एसी और डीसी दोनों पावर का मेजरमेंट कर देता, और उसके लिए फिर हम ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। अगला सवाल मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बारे में है। निम्न में से कौन सा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की विशेषता नहीं है? उसकी विशेषता नहीं है ये पूछ रहे हैं। देखो सबसे पहला ही पॉइंट गलत हो गया, समरूप पैमाना। मूविंग आयरन का जो पैमाना होता है वो नॉन लीनियर होता है, यानी अरैखिक होता है, क्योंकि इसमें टॉर्क जो है वो धारा के वर्ग के समानुपाती माना जाता है। इसलिए इसका पैमाना जो है वो समरूप यानी यूनिफॉर्म
नहीं होता है। AC DC दोनों पर उपयोग कर सकते हैं, नो डाउट। ऑपरेटिंग टॉर्क हाई होता है, नो डाउट। मीटर सस्ते होते हैं, यानी निम्न लागत वाले भी होते हैं। ऑप्शन के रूप में ए करना है कि समरूप पैमाना जो है वो नहीं होता है, ये विशेषता इसकी नहीं है। कुल मिलाकर गलत स्टेटमेंट चूज करने के लिए कहा गया था, ए उत्तर आपका यहाँ सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खुले परिपथ में वोल्टेज कितनी होती है? ओपन सर्किट में वोल्टेज हमेशा सोर्स वोल्टेज के बराबर होती है, यानी मान लीजिए कोई सोर्स की वोल्टेज 24 वोल्ट है, तो जो ओपन टर्मिनल है उन पर भी आपको 24 वोल्ट देखने को मिलेगी, क्योंकि एक खुले सर्किट में करंट जीरो होती है। जब करंट जीरो हो तो वहाँ पर IR वोल्टेज ड्रॉप होती है, वो भी जीरो होती है, यानी परिपथ में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है, इसलिए अधिकतम वोल्टेज या सप्लाई के बराबर वोल्टेज हम उसमें कह सकते हैं। तो बस दोस्तों यही थे आज के लिए क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ ऐप डाउनलोड ज़रूर कर लें।